बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने देखा, पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें हमने टाइमलाइन को समझा कि हम किस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, और हमने ये समझा कि इस पूरे चैप्टर में हम देखने क्या वाले हैं। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, और आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर को स्पेशली देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस टर्म को देखते हैं जिसमें है इंडियन इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ इंडियन इकोनॉमिक्स? Indian economics is aggregate of all production units which provides people with a source of work to earn a living। यानी कि इंडियन इकोनॉमिक एक वो एग्रीगेट है, यानी कि टोटल है उन सब प्रोडक्शन यूनिट्स का जो कि लोगों को क्या क्या ला के देती है, सोर्स ऑफ वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यानी वो हर एक प्रोडक्शन यूनिट जो किसी इकोनॉमी में है, जो लोगों को काम देती है और पैसा कमाने में मदद करती है, इसको इंडियन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे वर्ड आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, आप इसको याद कर लीजिए, कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट और प्रोग्रेस। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है ना कि अगर आज आप यहाँ पे हैं तो कल आप यहाँ पे होंगे, कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट होगा आपका। ठीक है, दैट सीक्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक वेलबींग, यानी कि जो लोगों की लाइफ्स को बेटर कर रहा हो, क्या कर रहा हो, लाइफ को बेटर कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। हालांकि डेवलपमेंट भी बहुत प्रकार के होते हैं, किसी को नेगेटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो टर्म्स आप याद करके रखिए। इस पूरे चैप्टर में हमको इंडियन इकोनॉमी को समझना है, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वी नीड टू नो द स्टेट ऑफ दीज सेक्टर्स। जब हम इंडियन इकोनॉमी को समझ रहे हैं इस चैप्टर में, तो हमको सेक्टर्स को समझने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हम इस चैप्टर में 1947 के टाइम को पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि इस समय हमारे कंट्री की कंडीशन क्या थी। ठीक है, और कंडीशन से मेरा मतलब है कि एग्रीकल्चर में क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्री में क्या कंडीशन थी, फॉरेन ट्रेड में, डेमोग्राफिक में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे कंडीशन क्या थी इंडिया की। समझ में आ रहा है आपको? तो कंडीशन को समझने के लिए हमको ये सारे सेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। एक बात आप याद करके रखिए, ब्रिटिशर्स यूज्ड इंडिया एज अ फीडर इकोनॉमी। इस वर्ड को आप याद करके रखिए, आप इनको क्वेश्चंस में, आंसर में आप इसको लिख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ किया फॉर देयर ओन इकोनॉमी थ्रू एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टिंग फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। यानी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल बाहर ले जाते थे। एक्सपोर्ट क्या करते थे, रॉ मटेरियल। जितना भी एग्रीकल्चर में हम जो भी चीज़ उगा रहे थे, जैसे कि कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, उसको एक्सपोर्ट कर ले जाते थे अपने ब्रिटेन में, एक्सपोर्ट कर ले जाते थे और उन माल को प्रोसेस करते थे। ठीक है, मशीन्स के अंदर डालते थे और उस मशीन मेड गुड को वापस कहाँ दे जाते थे, इंडिया में दे जाते थे। यानी कि हमारा माल लेकर वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और हमारा माल हमको ही बेच कर चले जा रहे हैं। आप सोचिए कितनी एक ख़राब कंडीशन उस समय हो गई होगी कि हमारा माल लेकर हमको ही वो माल बेच के चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने हमको कैसे यूज़ किया, एज अ फीडर इकोनॉमी। हम पर फीड करते थे वो। ठीक है, जो भी हम उगाते थे उसको वो ले जाकर खुद के वहाँ पे बेच देते थे। अब हमको क्या है, सेक्टर्स पढ़ने की ज़रूरत है। इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए हमको उसके सेक्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। ये आपका पूरा चैप्टर है, देख लीजिए इसको।
ये मैंने आपका पूरा चैप्टर एक ही लाइन में लिख दिया है। हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्री के बारे में, फॉरेन की ट्रेड के बारे में, डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इन सब के मतलब क्या होते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, देखो आपको दिख रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या बना देना, रॉ मटेरियल बना देना। और जब रॉ मटेरियल बन जाएगा तब इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल जाएगा और फिनिश्ड और यूजेबल प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे, इतना तो हम जानते ही हैं। और जब यूजेबल प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड गुड्स हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ हम घर में बनाएंगे तो कुछ चीज़ हम बाहर से भी लेकर आएंगे, ठीक है। डेमोग्राफिक्स क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसमें सेक्स रेशो क्या है, ठीक है। उसमें कितने फीमेल हैं, कितनी लिटरेसी है, ये सारा स्ट्रक्चर डिफाइन करना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बताना किसका काम होता है? डेमोग्राफी का काम होता है। डेमोग्राफी के बाद आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जहां पे हम बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, ये हम डिसाइड करते हैं। डिसाइड नहीं करते लेकिन इसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, इसको हम एनालाइज करते हैं। फिर अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स और उनकी फैसिलिटीज़। जैसे कि आप देख लीजिए, रोड्स है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, हॉस्पिटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। रेलवेज़ है, किसका पार्ट है? इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो जब हम इनको समझ जाएंगे, इनकी कंडीशन समझ जाएंगे, तो हम इस पूरे चैप्टर को ही समझ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है आपको? अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आ जाइए, यहाँ पे हम स्पेशली देखने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, या आपके नोट्स बनाने में या फिर नोट्स की तरह आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमको समझने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में या फिर उसके आसपास के पीरियड में 70 to 80% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। लेकिन 70 से 80% पॉपुलेशन होने के बाद भी सिर्फ 50% कंट्रीब्यूशन था कहाँ पे? जीडीपी पे। यानी कि जितना भी माल पूरे देश में बन रहा था, एग्रीकल्चर उसमें सिर्फ 50% कंट्रीब्यूशन दे रहा था, लेकिन जो लोग थे वो 70 से 80% लोग उसमें एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? लेस प्रोडक्टिव था, प्रोडक्टिविटी नहीं थी उस सेक्टर के अंदर, इसीलिए ही तो 50% है। नहीं तो 70-80% होना चाहिए, तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए। अगर अभी हम यूएस की बात करें, यूएस में करंटली 2% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में, जापान में, चाइना में बात करोगे तो 5 to 10% लोग ही एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। लेकिन इंडिया 70 to 80% कौन से सेक्टर में था? एग्रीकल्चर सेक्टर में था। ये हमको याद करने की ज़रूरत है। और आप सोचिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, अगर 70 to 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है और सिर्फ 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? वहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही होगी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि एक खेत में पूरी फैमिली काम कर रही है और उतना ही आउटपुट निकाल के लेकर आ रही है, जो कि सिर्फ एक बंदा भी काम करता ना, वो भी आउटपुट निकाल लेता उतना। जैसे होता है ना कि हम कभी कभार क्या करते हैं, 2 लोग किसी काम को करते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तब वो एक बंदा बोलता है, अरे यार इसको तो मैं ही कर लेता अकेला, ये तो बहुत आसान काम था। लेकिन 2 लोग मिलकर भी उस काम को उतना ही कर पा रहे हैं जितना सिंगल पर्सन कर पा रहा है। इसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे ना आगे जाके, ठीक है। अब हमको समझने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हाल क्या थी। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे सामने, अगर हम उसको समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्या हाल थी।
सबसे पहले एग्रीकल्चर में लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि ज़मींदारी सिस्टम। मैंने आपको ट्राइंगल से समझाया था ज़मींदारी सिस्टम कैसा होता है। अब आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं, है ना, यहाँ पर मान लीजिए गवर्नमेंट है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ पे ज़मींदार्स हैं, यहाँ पे टेनेंट्स हैं। ठीक है, क्या लिख रखा है? देयर वॉज अ ज़मींदारी सिस्टम हु यूज टू कलेक्ट लगान्स और प्रॉफिट्स फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, मेन मोटिव टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स। यानी कि आप सोचिए, गवर्नमेंट ज़मींदार से टैक्स लेती थी और ज़मींदार किससे टैक्स लेता था? टेनेंट से। टेनेंट्स टैक्स देते थे ज़मींदार्स को, ज़मींदार किसको देता था? गवर्नमेंट को। लेकिन क्योंकि लैंड जो थी वो ज़मींदार्स की थी, तो इसलिए जो ज़मींदार्स थे वो टेनेंट से रेंट भी लेते थे। आप सोचिए, टैक्स भी ले रहे हैं, रेंट भी ले रहे हैं और गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? टैक्स। यानी कि टेनेंट्स का डबल एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना। डबल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसका? टेनेंट्स का। टेनेंट्स शब्द से आप घबराइए मत, टेनेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स। फार्मर्स या तो आपकी बुक में लिख रखा है टिलर्स ऑफ सॉइल, यानी कि जो खेती बाड़ी करते हैं, जो मेन काम करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं ना, वो टेनेंट्स होते हैं। ज़मींदार से यानी कि मिडलमैन, मान लो मिडलमैन। उस समय क्या था कि टेनेंट्स के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, लेकिन क्या हुआ, वो ज़मीन उनको ज़मींदार्स को बेचनी पड़ी क्योंकि फेमाइंस बहुत थी। ठीक है ना, बहुत सारी भुखमरी थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था। मैंने बताया ना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। इसलिए टेनेंट्स को अपनी ज़मीन किसको बेचनी पड़ी? ज़मींदार्स को। और टेनेंट्स जो होते थे, जो फार्मर्स होते थे, वो खुद की ही ज़मीन पे एज अ जॉब रिलेटेड, जॉब के तरह काम करते थे। होती थी उन्हीं की ज़मीन, लेकिन एज अ जॉब वर्क वो करते थे खुद ही की ज़मीन पे। ठीक है, ज़मींदार्स का मेन काम था कि वो बिल्कुल तरीके से एक्सप्लॉइट करे पुअर फार्मर्स को। यहाँ पर गवर्नमेंट भी कुछ भी सपोर्ट नहीं करती थी टेनेंट्स को, ज़मींदार्स भी कोई सपोर्ट नहीं करते थे टेनेंट्स को। तो आप सोचिए, एक फार्मर है, उसको इतना एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, उस पर इतने सारे टैक्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो वो कैसे प्रोडक्टिविटी कर लेगा? सोचने वाली बात है ना। जब उस पर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहा है, सब कुछ उसके खिलाफ किया जा रहा है, तो वो कैसे प्रोडक्टिव हो पाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? ओल्ड वेज ऑफ फार्मिंग। कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई फर्टिलाइजर्स का यूज़ फार्मर्स नहीं करते थे, मैन्योर का यूज़ करते थे, जिसमें क्या होता था, जो फसल आती थी वो लेट भी आती थी और जल्दी जल्दी उसका, है ना, वो कल्टीवेट नहीं हो पाती थी। फर्टिलाइजर्स बूस्ट करते हैं प्रोसेस को। और सिर्फ हम रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे कि कब बारिश आए और कब इरिगेशन हमारे क्रॉप पे हो जाए। ओल्ड वेज ऑफ फार्मिंग थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी। इस सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि फार्मर्स, सुनना बात को, जो फार्मर्स होते थे वो सिर्फ खुद के खाने के लिए, किसके लिए? खुद के लिए क्या करते थे? खुद के लिए फार्मिंग करते थे। यानी कि वो इतना उगा देते थे कि उनकी फैमिली आराम से खा सकती है भरपेट, उनको बाहर से खाना लाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स फॉर फैमिली नीड्स, यानी खुद की फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करना। ठीक है, एग्रीकल्चर करना। नॉट टू सेल इन द मार्केट सेलिंग के लिए नहीं था, सिर्फ खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम फार्मिंग कर रहे थे उस समय। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन, जब ब्रिटिशर्स आए तब उन्होंने क्या किया? फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन किया। अब कमर्शलाइजेशन क्या होता है? कमर्शलाइजेशन टू कमर्शलाइज्ड फार्मिंग, यानी कि हम ओफीम उगाने लगे, इंडिगो उगाने लगे, कॉटन उगाने लगे। अब ये फूड क्रॉप तो नहीं है, इंडिगो को खाया नहीं जा सकता, कॉटन को खाया नहीं जा सकता, तो ये कौन सी क्रॉप है बेटा? ये है कैश क्रॉप। क्या होती है? जैसे कि जोवर, बाजरा, अनाज, ये क्या होती है? फूड क्रॉप्स होती है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया? फोर्स किया फार्मर्स को कि आप हमारे लिए ओफीम उगाओ, इंडिगो उगाओ, कॉटन उगाओ। क्यों उगाओ? आप मुझे बताओ क्यों उन्होंने फोर्स किया? अभी कमेंट में लिखो, क्यों ब्रिटिशर्स ने हमको फोर्स किया, बताओ।
क्योंकि हमने देखो पीछे क्या लिख रखा है, हमने पीछे पढ़ रखा है फीडर इकोनॉमी, क्योंकि वो हमसे रॉ मटेरियल लेकर खुद के ब्रिटेन में जाके उसको प्रोसेस करके वापस हमको बेचना चाहते थे, इसलिए वो क्या करते थे, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन हमको कराते थे। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता दूं, 1857 से लेकर 1947 में इंडिया में 30 भूखमरी आई थी, यानी 30 फेमाइंस आई थी। आप सोचिए, यहाँ पे एक फेमाइन आ जाती है तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। वहाँ पे 30 फेमाइंस थी इतने छोटे पीरियड में। सोच लीजिए सिर्फ ये 80-90 ईयर्स थे, उसमें 30 बार फेमाइन आ चुकी। अब आप सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत हुई होगी उस समय। 5th पॉइंट हम पढ़ते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेस। फार्मर्स के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे वो फ्लड को स्टॉप कर सके, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था उनके पास, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था ब्रिटिशर्स के द्वारा, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन था। फार्मर्स को सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन मिला और कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, यानी कि कुछ पीस तो इस जगह था और कुछ पीस इस जगह था। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अब मान लीजिए यहाँ एक पीस लैंड यहाँ पर है, एक पीस लैंड यहाँ पर है, तो कैसे एक बंदा फार्मिंग कर पाएगा? कोई भी इसमें मॉडर्न मशीन्स नहीं लगा पाएगा। ठीक है, कोई ट्रक नहीं लगा पाएगा इसके अंदर, कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगा पाएगा इसके अंदर। ठीक है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी, और क्योंकि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी तो क्या हुआ, लिमिटेड प्रोडक्टिविटी हो गई, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो ही नहीं पाई। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये देखिए, ये एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा हाल था ऑन द ईव ऑफ इकोनॉमिक्स। लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, ओल्ड वेज ऑफ फार्मिंग थे, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, कमर्शलाइजेशन, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का कराया गया, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी। ठीक है, तो आज हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा कर लिया है। अब हम आगे इंडस्ट्री सेक्टर पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक्स पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बीएसटी की वीडियोस भी अपलोडेड हैं। मैंने 2 पार्ट्स अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। अकाउंट्स की वीडियो के 2 पार्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं। ये इकोनॉमिक्स का 2nd पार्ट है। हम फुल बीएसटी, फुल अकाउंट्स, फुल इकोनॉमिक्स क्लास 12th 2025 to 26 बैच को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, हम इनके एमसीक्यूज करेंगे, हम केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पूरा समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट करें कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है, और हम लगातार इस चैनल पे वीडियोस डालते जाएंगे, हर एक टॉपिक को इन डेप्थ समझेंगे, हर एक टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया आप इसको बुक से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा दिया है। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।